इम्तिहान जिंदगी, कभी अपना कभी अपनों का, मिलता न सहारा किसी का तो लेते हैं सहारा सपनों का। निराश न होना साथी इन अंधेरों में फंसकर, निराश न होना साथी इन अंधेरों में फंसकर, ये अंधेरे हैं कुछ पल के, फिर वक्त है सवेरों का, फिर वक्त है सवेरों का। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक हो, कितनी भी नकारात्मक हो, कितनी भी अंधकार युक्त हो, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती हैं। फिर थोड़े समय बाद परिस्थितियाँ परिवर्तित होकर जीवन में प्रकाश आना स्वाभाविक ही है। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। अंधेरों के बाद उजाला आता ही है। इसलिए बी पॉजिटिव एंड बी एक्टिव, हमेशा सकारात्मक बने रहिए और हमेशा क्रियाशील बने रहिए और अपने जीवन को आगे की तरफ उन्मुख करते रहिए। नमस्कार, मैं सरिता चौधरी आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं और संविधान के इन विशेषताओं में फीचर्स में ही आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण, द मोस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं वे ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे संविधान को कठोर और हमारे संविधान को लचीला बनाती है। कोई भी संविधान पत्थर के समान कठोर नहीं होता और फूल के समान फ्लेक्सिबल नहीं होता, कोमल नहीं होता। उसे कठोर एवं कोमल बनाते हैं उसे परिवर्तन करने की प्रक्रिया, उसके आधार पर ही उसे कठोर और फ्लेक्सिबल कहा जाता है, यानी लचीला कहा जाता है। अब संविधान में जब परिवर्तन करने की प्रक्रिया आसान होती है तो उस संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है, और जब किसी संविधान में संशोधन करना या परिवर्तन करने की प्रक्रिया कठिन होती है, एक हार्ड प्रोसेस होता है, तो उस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। भारत में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। जो कठोर प्रावधान है यानी जो कठोर प्रक्रिया है वह अमेरिका से ग्रहण की गई है, और लचीले प्रावधान है वह व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, ब्रिटेन में लिखित संविधान का प्रारूप नहीं है, वहाँ निर्णय और जो अभिसमय है उनका समुच्चय ही संविधान कहलाता है। वहाँ ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, लिखित रूप में ऐसा कोई प्रारूप वहाँ पर नहीं है। इस तरीके से मुख्य रूप से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने दक्षिण अफ्रीका से अपनाई है और कठोर प्रावधान अमेरिका से और लचीले प्रावधान ब्रिटेन से। अब भारतीय संविधान में इस संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, दो विधियां बताई गई है इसके अंतर्गत संशोधन की, उनके बारे में पढ़ते हैं, और तीसरी एक विधि जो भारत में परंपराओं के कारण प्रचलित विधि है उसका उल्लेख भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पढ़ते हैं कि संविधान में संशोधन किस माध्यम से, किस विधि के द्वारा किया जाता है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है, और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख ही किया गया है। वैसे ही भारत में संविधान संशोधन इन तीन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो नंबर 2 और नंबर 3 ये विधि यहाँ मेंशन की गई है। इन दोनों विधियों का संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं संविधान संशोधन की विधियाँ। सबसे पहली विधि संविधान संशोधन की साधारण विधि के नाम से जानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 2, 3, 4, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 240 आदि में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 यानी नागरिकता से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनका भी इसके अंतर्गत ही संशोधन किया जाता है। वे सभी संशोधन जो संसद की योग्यता, संसद की गणपूर्ति या संसद के विशेषाधिकार, वेतन भत्तों से संबंधित होते हैं, संसद अधिकारियों या सांसदों के, उनका भी उल्लेख
यह संशोधन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे विषय जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं उन सबका संविधान में संशोधन इस साधारण विधि के द्वारा किया जाता है। अब दूसरी विधि पढ़ते हैं हम लोग, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन के तहत प्रत्येक सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सदन में अलग अलग, यानी लोकसभा में पहले उस प्रक्रिया से गुजरेगा, उसके बाद राज्यसभा में प्रक्रिया क्या होगी, सदन की बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी संशोधन प्रस्ताव यदि लोकसभा से प्रारंभ हुआ है तो लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होगा। फिर इसी प्रक्रिया से वह राज्यसभा में गुजरेगा। राज्यसभा में भी वह बहुमत के द्वारा, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा वह प्रस्ताव पारित होगा। तत्पश्चात वह राष्ट्रपति के पास में अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात वह संशोधन स्वीकार्य हो जाता है। ऐसा भाग 3 और भाग 4 के तहत, यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करने की प्रक्रिया इस विधि के द्वारा अपनाई जाती है। संविधान संशोधन की तीसरी विधि का नाम है संघ व राज्यों की सहमति, यानी ऐसा संशोधन किए जाने से में संघ और राज्य दोनों की सहमति होती है। इसके तहत प्रक्रिया क्या है, प्रत्येक सदन के द्वारा, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित है मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी जो दूसरे नंबर का संशोधन की प्रक्रिया है एज इट इज़ वही प्रक्रिया। इसके साथ क्या जोड़ा गया है, इसके साथ जोड़ा गया है कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कोई ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग साधारण विशिष्ट बहुमत के द्वारा पारित होने के पश्चात वह कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होगा, तब वह संशोधन होगा। और ऐसे संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 54, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन की प्रक्रिया, स्वयं अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया, अनुसूची 4 आदि इससे संबंधित हैं। अर्थात अति महत्वपूर्ण विशिष्ट जो विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हित समाहित है, यह प्रक्रिया के द्वारा संपादित की जाती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन जो प्रस्ताव होता है वह दोनों सदनों में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा में ही प्रस्तुत हो और ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह राज्यसभा में पहले प्रस्तुत हो। वह दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत हो किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा समान प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है और तत्पश्चात राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए संविधान संशोधन के प्रस्ताव को भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं, तब वह संविधान संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान की अगली विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय, हार्मोनी बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया। अब संसदीय संप्रभुता से तात्पर्य होता है कि जहां संसद सर्वोच्च हो। इस प्रकार से ब्रिटेन की संसद के लिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा। कहने का तात्पर्य संसद अत्यंत शक्तिशाली है और इस प्रारूप को हम लोगों ने यहाँ पर अपनाया है। जैसा अभी हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं जो संसद अपने आप अकेले ही अपने बहुमत के आधार पर कर लेती है। तात्पर्य हुआ कि संसद एक शक्तिशाली समुदाय है, शक्तिशाली संस्था है
अब न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हम लोगों ने अमेरिका से अपनाया है और अपनाने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था का होना। संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ संघ और इकाइयाँ, दो संस्थाएं कार्य करती हैं और इस प्रकार से इन दो संस्थाओं के कार्य करने के कारण एक ऐसी इकाई का होना आवश्यक है जो इनका निर्णय कर सके, न्याय कर सके, और वह होता है न्यायालय। और न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन। इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के द्वारा यह संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों की वैधता की जांच करने की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। अब इस तरह से यह एक असमंजस का दांवपेच है, यानी दोनों स्थितियां हैं, संसद की सर्वोच्चता भी है और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी है। अब इन दोनों स्थितियों को अपनाकर भारत के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था का प्रारोपण करने का, ऐसी व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया गया है ताकि ऐसा तालमेल बैठा रहे कि ये संघात्मक शासन व्यवस्था बनी रहे। संघात्मक शासन व्यवस्था का जो स्वरूप हम लोगों ने अपनाया है वह भी बना रहे और संसदीय संप्रभुता का स्वरूप भी बना रहे, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता जिसका रक्षा करने का कार्य न्यायालय को दिया गया है वह भी संविधान बना रहे, संविधान की सर्वोच्चता भी बनी रहे और संसद की सर्वोच्चता भी बनी रहे। इस प्रकार का अद्भुत प्रयास भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, विश्व शांति का समर्थक। भारत हमेशा विश्व शांति का समर्थक रहा है। भारत ने हमेशा वर्ल्ड पीस के लिए एडवोकेट की है। इस तरह से भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सर्वोपरि रही है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में भारत की विश्व शांति के जो विचार हैं वह देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत भारत ने कहा है कि भारत सभी देशों की संप्रभुता का आदर करता है और वह किसी के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति सम्मान एवं आदर की भावना बनाए रखने और उस भावना का विकास करने का सदैव प्रयास करता रहता है। भारत की मंशा हमेशा यह रहती है कि वह किसी भी देश के साथ सम्मानजनक परिस्थितियों के साथ समझौता या किसी प्रकार की संधि का निर्वहन करे। इस प्रकार से बिना आंतरिक हस्तक्षेप के, बिना किसी गुटबाजी के भारत हमेशा वैदेशिक नीतियों का संचालन करने का प्रयास करता है। भारत का रवैया हमेशा रक्षात्मक रहा है। भारत कभी भी किसी देश पर आक्रमण की पहल नहीं करता, लेकिन जब किसी देश के द्वारा आक्रमण किया जाता है या हस्तक्षेप किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा करबद्ध रहता है, तैयार रहता है। इस प्रकार से भारत की विदेश नीति का आंकलन किया जाए या भारत के वैदेशिक संबंधों को देखा जाए तो वह यह बात निकल कर आती है कि भारत हमेशा विश्व शांति का समर्थक रहा है और यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसको वास्तव में लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। उपबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 18 के तहत किया गया है और इसके तहत 3 स्थितियों में देश के अंतर्गत आपातकाल की स्थितियां बनती हैं। अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, इसके लिए स्थितियां हैं जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन 3 स्थितियां बनने पर राष्ट्रपति के द्वारा देश में आपातकाल लगाया जाता है और संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के पास में केंद्रित हो जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही उन समस्त शक्तियों का संचालन किया जाता है। दूसरा आपातकाल है
अनुच्छेद 356 के तहत, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और इसका आरोपण राज्यों में होता है। और जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी वहाँ सरकार चलाना राज्य शासन के लिए संभव नहीं है, उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और तीसरी स्थिति है अनुच्छेद 360 के तहत, जिसे कहते हैं आर्थिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। इस आर्थिक आपातकाल का लागू तब किया जाता है जब देश की वित्तीय साख खतरे में पड़ जाती है, और उस स्थिति में समस्त वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं और वित्तीय नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित किया जाता है। इस प्रकार से इन तीनों स्थितियों में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के तहत समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास में केंद्रित हो जाती है। इसे आपातकालीन उपबंध कहते हैं। संविधान की और विशेषताओं के साथ अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।